Good evening, friends. This is Professor Parvez Englishwala from Kota, and this evening I am presenting an important essay from Semester 2, University of Kota, Examination 2024, and the name of the essay is What I Require from Life by J.B.S. Heldon. Now, come on, let us see at the screen. Our essay is What I Require from Life. J.B.S. Heldon is giving here a complete list of his requirement for his life. Actually, he wants to lead his life with these particular आइटम्स देयर. उनको ज़िंदगी जीने के लिए ये पर्टिकुलर आइटम्स की एक रिक्वायरमेंट है जिसकी लिस्ट है इस ऐसे में, और कुछ भी नहीं है ये ऐसे. जैसे वो कहते हैं कि मुझे चाहिए कुछ किताबें होना चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, किताबों के साथ मुझे काम भी हो, और काम हो तो एक उचित मेहनताना रेम्यूनरेशन भी हो. मैं चाहता हूँ कि पास में शहर के पास नदी हो. हाँ, अगर मुझे जो है कुछ फ्रेंड्स मिल जाएं तो मैं चाहता हूँ कि फ्रेंड्स भी खुश रहें, उनको भी रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री में डेमोक्रेसी मुझे चाहिए. और लास्ट में कहते हैं कि डेथ भी मैं सोक्रेटिस की जैसी चाहता हूँ, जैसे सुकरात हंसते हंसते अपने प्रिंसिपल्स के लिए मर गए, जबकि वो भाग सकते थे क्योंकि उनके शिष्य प्लेटो ने इंतज़ाम किया हुआ था सोक्रेटिस को भगाने का, लेकिन वो अपने सिद्धांतों के लिए भागे नहीं और जहर का प्याला उनको पीना पड़ा कैपिटल सेंटेंस में, और उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी चुटकुला सुनाते सुनाते. तो कहते हैं कि हालांकि मेरी इच्छा है कि मैं सुकरात यानी कि सोक्रेटिस इंग्लिश में बोलते हैं, उनकी जैसी मुझे डेथ मिले. हालांकि मुझे मिल नहीं पाएगी, पर फिर भी मुझे अगर ऐसी डेथ मिल जाए तो मैं बड़ा खुश रहूँगा. तो इस तरह से वो कहते हैं कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, छोटा मोटा जुकाम बुखार हो एक आध दिन का तो चलेगा, पर सीवियर डिजीज़ ना हो. मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, और मैं चाहूँगा कि खुशी मेरे दोस्तों को भी मिले. ऐसे कंप्लीट लिस्ट दी है J.B.S. हेल्डन ने, और इस ऐसे का नाम है व्हाट आई रिक्वायर. रिक्वायर मीन्स नीड फ्रॉम लाइफ, यानी कि ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए वो बता रहे हैं इस ऐसे के अंदर. व्हाट ही नीड्स टू लीड हिज लाइफ, ही इज़ गिविंग ए कंप्लीट लिस्ट हियर इन दिस ऐसे. दिस इज़ द जिस्ट ऑफ द ऐसे. ये मैंने आपको जो है इसका एक भूमिका बता दी है किस तरह का ये ऐसे है, क्या हम पढ़ने वाले हैं. J.B.S. हेल्डन की रिक्वायरमेंट्स हैं ज़िंदगी जीने के लिए जो उनको आवश्यकता है. नाउ कम ऑन, लेट अस सी एट द स्क्रीन हियर. व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ, दिस इज द टाइटल. ये है आपके ऐसे का नाम निबंध का, सेमेस्टर 2 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा. इज एन ऐसे, ये एक ऐसे है रिटन बाय जॉन बर्डन सैंडरसन हेल्डन. तो ये मैंने आपको बताया है अभी भी पिछले ऐसे बोर में कि E.V. ल्यूकस का पूरा नाम पूछा था 2 मार्क्स क्वेश्चन में, तो आपने लिखा था एडवर्ड वेरल ल्यूकस. यहाँ पर भी आप याद रखें J.B.S. हेल्डन. J.B.S. हेल्डन मीन्स, ये हेल्डन J.B.S. हेल्डन बोलते हैं, पर J मीन्स जॉन, S साइलेंट होता है, जोहन नहीं बोलते हैं. The pronunciation of John, this word is John, ना कि जोहन. H का साइलेंट होता है इसमें साउंड, तो जॉन बोलेंगे. जॉन बर्डन सैंडरसन हेल्डन, ये नाम आपको पूरा याद रखना है. 2 मार्क्स क्वेश्चन में, 1 लाइन क्वेश्चन में ये आने की फुल पॉसिबिलिटीज होती हैं. फुल लेंथ एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट, फुल लेंथ एक्सप्रेशन वहाँ वर्ड आएगा, आप समझ जाएंगे. पूरा नाम हमें बताना है उसका, एसेइस्ट का. निबंधकार को एसेइस्ट कहते हैं. तो J.B.S. हेल्डन इज द एसेइस्ट ऑफ दिस ऐसे. ही वॉज ए ब्रिटिश इंडियन साइंटिस्ट, और ये एक वैज्ञानिक भी थे बेटा. नॉन फॉर हिज वर्क इन द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी. इन्होंने फिजियोलॉजी में बहुत स्टडी की है, जेनेटिक्स में भी की है. फिजियोलॉजी आप जानते हैं, और जेनेटिक्स भी आप जानते हैं, आनुवंशिकी. इवोल्यूशनरी ये भी आप जानते हैं, उद्विकास का सिद्धांत. जेनेटिक्स आनुवंशिक का सिद्धांत. फिजियोलॉजी भी आप जानते हैं, शायद क्या बोलते हैं हिंदी में से, कार्य की वगैरह, वरना फिजियोलॉजी टर्म ही काफ़ी पॉपुलर है. बायोलॉजी, जीव विज्ञान एंड मैथमेटिक्स, इन सब विषयों का इन्होंने अध्ययन किया था. आफ्टर MA ग्रेजुएटेड इन 1914
आफ्टर एमए, और एमए के बाद ग्रेजुएटेड इन 1914, ग्रेजुएशन तो इन्होंने 1914 में कर लिया, फिर एमए में ही एनलिस्टेड, उन्होंने एक लिस्ट बनाई इन ब्रिटिश आर्मी एंड सर्व्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ब्रिटिश आर्मी में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। आफ्टर द वॉर, और फिर वॉर के बाद में हेल्डन बिगेन हिज टीचिंग करियर एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बन गए। इन 1940 और फिर 1940 में हिज ऐसे व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ वाज पब्लिश्ड इन द डेली वर्कर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बना आपका, द डेली वर्कर में इनका ऐसे पब्लिश हुआ इन 1940 में। ये ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा जाएगा व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ, ये जो ऐसे है जेबीएस हेल्डन का, ये किस में पब्लिश हुआ? तो आप कहेंगे द डेली वर्कर नाम का एक क्या था बेटा, एक न्यूज़पेपर था, उसके अंदर जो है पब्लिश हुआ। दिस ऐसे रिफ्लेक्ट्स, ये बताता है सोशलिस्टिक कन्वेंशंस, सामाजिक कन्वेंशन मतलब परंपराएं, डिमांडिंग डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज इन द वर्क प्लेस। अरे वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर किस तरह का माहौल होना चाहिए? डेमोक्रेटिक एक्टिविटी, यानी कि प्रजातांत्रिक माहौल हो। कोई भी ऑफिस है, कार्य का स्थल है, कोई भी वर्क प्लेस है, चाहे वो आपका ऑफिस हो, पीआरओ हो, पब्लिक रिलेशन ऑफिस हो, चाहे आईएएस का ऑफिसर हो, कलेक्ट्रेट हो, कोई भी हो, आपके वहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए। हर आदमी की क्या होना चाहिए बेटा? इंपॉर्टेंस होना चाहिए, हर आदमी की वॉइस होना चाहिए, उसकी सुनी जाए। इसको बोलते हैं प्रजातांत्रिक ढांचा। तो जेबीएस हेल्डन कहते हैं कि कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, सेक्रेटरीट है, तो वहाँ पे सब जगह क्या होना चाहिए? एक डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, प्रजातांत्रिक माहौल में सब कर्मचारी, ऑफिसेस, ब्यूरोक्रेट्स सब लोग काम करें। ये तो एक इंट्रोडक्शन था, और अब इसका टेक्स्ट शुरू कर रहे हैं। ये टेक्स्ट का पार्ट नहीं है, टेक्स्ट अभी शुरू करने वाले हैं हम। ये आपका देखें, व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ, व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ बाय जेबीएस हेल्डन। देखें, ये थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ किए देता हूं पहले थोड़ा सा और। द ऐसे व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ एक्सप्लेन्स, ये बताता है द नीड्स, आवश्यकताएं। किस बारे में बात हो रही है इस ऐसे में? हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मनुष्यों की क्या आवश्यकताएं हैं, विच हेल्प देम टू सर्वाइव इजीली। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मनुष्य के लिए जो अगर उसके साथ रहें तो मनुष्य ज़्यादा इजीली सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है, अपनी लाइफ हैप्पीली लीड कर सकता है। तो इसमें हमें वो चीज़ें देखनी है जो मनुष्यों को जीने के लिए हेल्प करती है, सपोर्ट सिस्टम। ओके, ये है इस ऐसे में। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में द राइटर एक्सप्लेन्स, राइटर समझा रहा है देयर ओन नीड्स, राइटर अपनी नीड्स का जिक्र कर रहा है इसमें। हो सकता है दूसरे किसी इंडिविजुअल की दूसरी आवश्यकताएं हों, बेसिक नीड्स तो सबकी एक जैसी है, पर कुछ नीड्स डिफर कर सकती हैं। बाय इंडिकेटिंग, ये इशारा करके समझा रहा है राइटर हमें, एसेइस्ट, निबंधकार, दैट सच नीड्स, की ये जो आवश्यकताएं हैं जिंदगी जीने के लिए, आर एसेंशियल, वो आवश्यक हैं, फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, सभी मनुष्यों को ज़रूरत पड़ती है अमूमन कम ज़्यादा इन चीज़ों की। द ऑथर ऑल्सो सेज दैट आई वॉज बोर्न एट पीसफुल एज, ऑथर कहता है कि मैं शांति के युग में पैदा हुआ। इन माई यूथ, मेरी जवानी में, आई लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है बेटा वेट, आई वेट ए लाइफ ऑफ पीस, मेरे पास सामने बिल्कुल पीसफुल लाइफ थी। बट इन 1914, लेकिन 1914 में, आई हैव बीन लिविंग इन अ हेरोइक एज, ये तो बहुत हेरोइक एज है, बहुत बहादुरी वाली एज है, विच ब्रिंग्स ए ग्रेट चेंज इन माई लाइफ,
मेरी लाइफ में बिल्कुल परिवर्तन देखा मैंने 1914 आते आते। ही सेज, वो कहते हैं दैट ही एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज़, कि जैसा संसार है मैं वैसा ही स्वीकार करता हूँ। बिकॉज ही बिलीव्स, क्योंकि उनका विश्वास था, दैट इफ़ ही इमेजिन्स द परफेक्ट वर्ल्ड, क्योंकि अगर वो इमेजिन कर लेंगे, कल्पना के ये संसार परफेक्ट होना चाहिए, इस संसार में कोई कमी ना हो, देन वी शेल डू हार्म टू द अदर्स इंस्टेड ऑफ डूइंग वेलफेयर फॉर देम। वेलफेयर मीन्स भलाई। हम बिल्कुल आदर्श परिस्थितियों की कल्पना क्यों करें कि संसार पूर्ण रूप से ऐसा हो हमारे हिसाब से? तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ जैसे वैसे स्वीकार करें आप। जैसा आपको मकान मिला उसमें खुश हों, जैसा आप शादी में गए खाना खिला रहे हैं उसमें खुश हों आप। अब आप एक इमेजिन कर लें कि खाने में तो यही होना चाहिए, बुफे डिनर में आए हैं हम, तो फिर आप दुखी होंगे। तो ये संसार जैसा है हमें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। देखें एसेइस्ट क्या कह रहे हैं ये? ही प्रिफर्स प्रिफर के बाद में हमेशा टू लगती है, प्रिपोजिशन याद रखना आप। प्रिफर टू, जूनियर टू, सीनियर टू। ही प्रिफर्स टू डू हार्ड वर्क। ये जो हैं हेल्डन, हमारे निबंधकार, हमारे एसेइस्ट, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ही प्रिफर्स टू डू हार्ड वर्क, के मुझे हार्ड वर्क करना है, एंड डिफ़िकल्ट वर्क, और मुझे काम वो करने हैं जो डिफ़िकल्ट हों। जैसे फिजिक्स पढ़ाना एक डिफ़िकल्ट है, अमूमन टीचर नहीं मिलते हैं। तो जब आपको ट्यूशन शुरू करनी है, कोचिंग सेंटर डालना ही है, तो फिर आप हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य या फिर विज्ञान की बजाय आप फिजिक्स, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री के मिल जाते हैं, बायोलॉजी के भी मिल जाते हैं। तो डिफ़िकल्ट काम करो ना यार। आज हम स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये वो कोर्स है जनरली आम लोग नहीं पढ़ाते हैं। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्क एज अ ट्रेनर। जब आप डिफ़िकल्ट काम करेंगे तो फिर आपकी इंपॉर्टेंस भी होगी और आपकी इनकम भी होगी। ओके, वो कह रहा है कि मुझे हार्ड वर्क करना पसंद है, एसेइस्ट कह रहे हैं जेबीएस हेल्डन, और मुझे डिफ़िकल्ट वर्क करना पसंद है। टू गेट बेटर फ्रूट्स, फ्रूट्स का मतलब यह लिख लीजिए इनकम या परिणाम, परिणाम से मतलब इनकम, ताकि बेटर फ्रूट्स मिले मुझे उसका फल। हार्ड वर्क करूँगा और डिफ़िकल्ट करूँगा और साथ में मुझे उसका इनाम भी चाहिए। तो यहाँ पे फल का मतलब लिखेंगे आप हैंडसम वेज। वेज का मतलब मजदूरी, ये आप कह सकते हैं रेम्यूनरेशन, REMUNERATION, रेम्यूनरेशन। मुझे हार्ड काम चाहिए, डिफ़िकल्ट, और साथ में उसका मेहनताना भी चाहिए, उचित, कम नहीं होना चाहिए। रेम्यूनरेशन मीन्स मेहनताना। फल समझ गए, फल मीन्स रेम्यूनरेशन। आउटकम वही रेम्यूनरेशन, फल, रिवार्ड, इनाम चाहिए मुझे फ्रॉम इट। ही सजेस्ट, राइटर कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, इन्वॉल्विंग इन डिफिकल्ट वर्क बिकॉज लेस फ्रूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। अगर आप इन्वॉल्व होंगे इन डिफिकल्ट वर्क, किसमें? ही सजेस्ट इन्वॉल्विंग इन डिफिकल्ट वर्क बिकॉज लेस फ्रूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। वो कह रहा है कि लेस फ्रूट मिलता है हमें, हम मेहनत तो पूरी करते हैं पर फिर भी मेहनताना फल मिलता नहीं है। फैक्ट्री में मजदूर कितनी मेहनत कर रहा है, पर ज़्यादा मुनाफा तो फैक्ट्री मालिक ले रहा है और मजदूर को तो कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है। आज आप देखें कोटा स्टोन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है अपने एरिया में, क्या वर्कर को क्या मिलते हैं? 500 रुपये, 450 रुपये, 600 रुपये, और सारा फ्रूट यानी कि फल या इनकम किसको जा रही है? फैक्ट्री मालिक को, कोटा स्टोन फैक्ट्रीज को। ऐसे हर जगह होता है फैक्ट्री में। समवन सेड, किसी ने कहा, दैट द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज द स्वीटेस्ट फ्रूट देन ऑल अदर वन। अगर आप कड़ी मेहनत करें, हार्ड वर्क, और उसके साथ अच्छा मेहनताना भी मिल जाए, तो फिर उसमें जो सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष होता है, वो किसी में नहीं मिलेगा। भाई आप 1 लाख रुपए कमाएं और मेहनत चाहे आप ज़्यादा कर लें,
पर अब आपको कोई कहेगा आपको आके सोफे पे बैठना है और आपकी 5,000 रुपये इनकम है, तो क्या पसंद करेंगे? आप कहोगे भैया तू तो काम करा ले मुझसे, भाई इनकम तो तू 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 रुपये देते एक महीने के। हार्ड वर्क करवा हमसे, हम आराम करने थोड़ी आ रहे हैं वर्क प्लेस पे कि आप ये सोफ़ा लगा हुआ है बैठिए प्लीज़, बस काम कुछ भी नहीं करना है, दिन भर आपको बैठे रहना है सोफ़े पे और चाय पीते रहें आप हर 1 घंटे के अंदर, चाय आ जाएगी आपके लिए और महीने भर की सैलरी आपकी 2,000 रुपये। तो क्या करना पसंद करेंगे आप? आपको 2,000 रुपये महीने में लेके जाना है, तो क्या इससे आपका घर चल पाएगा? आपकी नीड्स फुलफिल हो पाएंगी? नहीं हो पाएगी। वो कहा है ना किसी ने कि सितारे नोच के ले जाऊंगा, सितारे नोच के ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। राहत इंदौरी का शेर है। जब आप कमाने निकले हो तो खाली हाथ घर जाओगे क्या? कि सितारे नोच के ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। और आगे उनकी एक और पोएटिक लाइन है कि क्या है उसमें, हे बेटे मुझे जी भर के खर्च कर, पर हद से गुजर जाने का नहीं। वो कह रहा है कि बेटों को पॉकेट मनी अच्छी दो, पर फिर उनको अपने बेटों को भी इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि आउट ऑफ लाइन ना जाए। तो एक पूरी गज़ल है लंबी चौड़ी। तो ये है कि आदमी हार्ड वर्क करे और इनकम अच्छी मिले, ये इनकी नीड है जेबीएस हेल्डन के। देखते हैं, हियर इन द एसे राइटर डिस्कसेस हिज 4 बेसिक नीड्स। 4 बेसिक नीड्स का यहाँ डिस्कशन है, विच आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ऑल ह्यूमन टू लिव हैप्पीली। हर मनुष्य को खुशी खुशी हैप्पीली जीने के लिए इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन 4 नीड्स कौन सी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नीड्स होती है आदमी को ज़िंदगी जीने के लिए, 4 याद रखना आप। अभी क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, बड़े में भी आ सकता है आपके, और एक्सप्लेनेशन में भी पूछा जा सकता है। अब पूछ सकते हैं वो 4 नीड्स क्या 4 है? सबसे पहले तो हमें काम चाहिए, दीज नीड्स आर, ये हैं 4 आवश्यकताएं। पहली आवश्यकता क्या है बेटा? हर आदमी को काम करना चाहिए, काम रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वर्क का मतलब है एम्प्लॉयमेंट। एवरीबडी नीड्स एन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। 2 हाथों को काम करने को मिले, रोजगार। वर्क इज द सोर्स ऑफ इनकम। जब आप काम करेंगे तो वो सोर्स बन जाता है इनकम का, इनकम भी आएगी। दैट हेल्प्स टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। हेल्प के बाद में कुछ सेंटेंसेस में टू आता है, कुछ में नहीं आता है। ये बेयर इन्फिनिटिव की बात है जो बाद में मैं क्लियर करूँगा आपको। फिर फुलफिल में भी आप हमेशा सिंगल एल ही लिखेंगे। वर्क इज द सोर्स ऑफ इनकम दैट हेल्प्स टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। हमें हर कार्य के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए कदम कदम पे इनकम चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा नहीं होगा तो आप एक हरा धनिया भी नहीं ले सकते 5 रुपये का। बगैर धनिया के आपको सब्जी खानी पड़ेगी, मंगोड़ी की, आलू की, बैंगन की, टेस्ट कम हो जाएगा। ओनली 5 रुपये नहीं है तो पैसे की नीड तो हर कदम पे है। तो खुशी कहाँ मिलेगी? जो लोग कहते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता है, अरे छोटी छोटी खुशियाँ इन पैसों से ही मिलती हैं। इसलिए हमें इनकम तो बिल्कुल ज़रूरी है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है, इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी है अच्छी इनकम। तो वो कह रहे हैं कि इनकम ही तो हमारी बेसिक नीड को पूरा करती है। विद इट्स हेल्प ऑफ इट ह्यूमन बींग्स मेक देयर सर्वाइवल ईजी। सर्वाइवल का मतलब उनका जो जीवन है वो आसान हो जाता है पैसे से, एंड कंफर्टेबल भी हो जाता है आदमी का। तो आदमी को अच्छी इनकम पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ही ऑल्सो सेड, वो कहते हैं एसेइस्ट निबंधकार, दैट रेम्यूनरेशन यही जो मैंने लिखा मेहनताना, मस्ट बी इन अकॉर्डेंस टू विद देयर हार्ड वर्क। मेहनताना भी आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग ही हो। अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो मेहनताना इनकम भी ज़्यादा होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एम्प्लॉयज़ जो काम करने वाले लोग होते हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं, और जो काम देने वाले हैं फैक्ट्री मालिक वो एम्प्लॉयर्स हैं। शुड हैव ए डिसेंट सैलरी। डिसेंट का मतलब लिखेंगे आप मुनासिब, जेन्युइन सैलरी, जेन्युइन, जिनाइन नहीं बोलते हैं, यानी कि उचित। आपको उचित मेहनताना मिलना चाहिए ऑन देयर जॉब। बिसाइड्स, इसके अलावा
Besides it, employees also have the freedom to select the area of their work. अब नंबर 2 बात और आ गई। अभी तक पूरी बात चल रही थी कि आपको हार्ड वर्क चाहिए, हार्ड एंड डिफिकल्ट वर्क, साथ में गुड इनकम भी चाहिए। और अब थर्ड पॉइंट क्या आया है भैया? एरिया, सेलेक्ट द एरिया ऑफ देयर वर्क, यानी कि प्लेस ऑफ योर चॉइस भी चाहिए। आपका ट्रांसफर कर दिया मान लीजिए उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तो क्या आप सुकून से काम कर पाएंगे वहाँ? आप लेक्चरर हैं स्कूल में, पीजीटी इंग्लिश हैं, और आपको जो है ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया, तो आपका कार्यस्थल भी तो आपकी चॉइस का होना चाहिए। घर के पास में रहना पसंद करता है आदमी, तो कार्य अच्छा कर पाएगा वो। अब आप वो फैमिली से दूर रखेंगे तो घर की चिंताएं, काम वाम, दुनिया भर का आना जाना, खर्चारी सब, तो परेशान होगा। तो आदमी को अच्छा काम चाहिए, डिफ़िकल्ट, और अच्छी इनकम चाहिए, साथ में उसे कहाँ काम करना है ये चॉइस भी उसी वर्कर की हो। यानी कि ऐसा नहीं कि आप एकदम से गंगानगर फेंक दें कोटा से, तो वो तो बिल्कुल अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? तो 4 जो बातें हैं जिंदगी जीने के लिए, उसमें पहला वर्क क्या है बेटा? अपना काम, और काम के बदले अच्छी इनकम, और काम करने का स्थान भी चॉइस का ही होना चाहिए। ये तो होगी बात काम की। नंबर 2 है गुड हेल्थ। अब आपको काम मिल गया, अच्छा काम मिल गया, अच्छी इनकम मिल गई, और आपका ट्रांसफ़र भी आपकी जगह पे है। ये पॉइंट तो हो गया पहला। 4 चीज़ों की आवश्यकता है ना जीने के लिए। पहला तो हो गया काम चाहिए, रोजगार चाहिए हमें। रोजगार उसने बोल दिया कि बहुत शांत, आप कितना ही हार्ड काम कराओ और पर इनकम अच्छी होना चाहिए, और ट्रांसफ़र मनपसंद जगह पे हो। दूसरा है गुड हेल्थ। अब आपकी इनकम अच्छी है लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो ज़िंदगी जीने के लिए 4 आवश्यकताओं में दूसरी आवश्यकता क्या होती है? इसे नंबर 2 पॉइंट डाल लें आप, गुड हेल्थ। हेल्थी पीपल कैन ईजिली वर्क, क्योंकि जो स्वस्थ लोग हैं वो आराम से काम कर सकते हैं, एंड अर्न, कमा सकते हैं, टू फुलफिल देयर नीड्स, और वो इतनी इनकम कमा सकते हैं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो कर पाएंगे आप ये। वी नो, हम जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। ये प्रोवर्ब तो आपने सुनी होगी सॉरी, हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ यानी कि दौलत। अच्छा स्वास्थ्य ही दौलत होती है, ये बात तो आपने सुनी है। इफ पीपल आर हेल्दी, अगर लोग स्वस्थ हैं, देन दे डोंट नीड टू स्पेंड ऑन द हेल्थ सेक्टर, तो उनको हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। खर्च, स्पेंड मीन्स खर्च, विच हेल्प्स देम टू लिव हैप्पीली बाई स्पेंडिंग दैट इनकम इन अदर फील्ड्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हेल्दी हो, हेल्दी का मतलब मोटे से नहीं है, हेल्दी का मतलब स्वस्थ। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको हेल्थ पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्थ पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आप गोली दवाई मेडिसिन्स पे आपका खर्चा नहीं होगा, आपके इन्वेस्टिगेशन मेडिकल पे खर्चा नहीं होगा। तो हेल्थ मेंटेन है तो आपके ये मान के चलो 5-10 हज़ार रुपये तो आपके वैसे बच गए, क्योंकि जो बीमार रहते हैं, रेगुलर शुगर है, बीपी है, उनके 4-5 हज़ार की तो मंथली मेडिसिन आती हैं। तो अगर आप हेल्दी हैं तो फिर आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मेडिसिन्स और ये इन्वेस्टिगेशन, ब्लड की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, यूरिन की, शुगर की, बीपी की, सब बच जाएगा आपका खर्चा। पीपल who are healthy obtain all the things they think। जो लोग हेल्दी हैं वे सब चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं जो वो सोचते हैं। गुड हेल्थ मीन्स नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेज। अच्छी हेल्थ का मतलब क्या है? बीमारियों की अनुपस्थिति। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप पूर्ण रूप से नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बट इट रेफर्स टू कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबीइंग। अच्छी हेल्थ का मतलब है आप शरीर से भी स्वस्थ हों, मेंटल माइंड से भी स्वस्थ हों, इमोशनल भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ हों, आपको गुस्सा ना आए, आप चिड़चिड़े ना हो, एंड सोशल वेलबीइंग, और सामाजिक तौर से भी आप मिलनसार हों। हेल्थ को डिफाइन करा इन्होंने। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपके रक्त वक्त यूरिन की जांचें फिट आ गई बस शुगर की। हेल्थ मीन्स सोचने का तरीका सही हो, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ,
इमोशनल में ये है कि गुस्सा आना, चिढ़ना करना, ये जो लड़ना झगड़ना, ये नहीं होना चाहिए। और साथ में सोशल हेल्थ, यानी कि सामाजिक मिलना, शादी ब्याह में आना जाना, ये सब भी होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कार्य हो, कार्य की इनकम हो, साथ में हेल्थ हो। हेल्थ अगर अच्छी होगी तो काफ़ी हमारा एक्सपेंडिचर खर्चा तो बच ही जाएगा। और हेल्थ के मायने अगर आप ये समझ रहे हैं कि बीमारियां नहीं होना हेल्थ है, तो माफ़ कीजिएगा, आप गलत समझ रहे हैं। बीमारियां नहीं होना तो हेल्थ है ही, पर उसमें ये और जोड़ना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ भी होना चाहिए, इमोशनल भी हो और सोशल हेल्थ भी हो। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में आप लोगों को? यस। तो नंबर 2, जिंदगी जीने के लिए एक तो वर्क चाहिए था, एक गुड हेल्थ। नंबर 3, फ्रीडम। अभी हमने कल फ्रीडम वाला ऐसे पढ़ा था, जीबी शो। आज़ादी तो हर आदमी को चाहिए बेटा, बगैर आज़ादी के घुटन होती है लोगों को। अनदर थिंग, एक और चीज़ है जिंदगी जीने के लिए, थर्ड पॉइंट है फ्रीडम। ए राइटर वॉन्ट्स इज द फ्रीडम। यहाँ पे हमारे एसेइस्ट कहते हैं कि मुझे आज़ादी चाहिए, थोड़ी सी और आज़ादी दे दो, हल्की सी। द राइटर सेज, जेबीएस हेल्डन कहते हैं, दैट ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू स्पीक एंड फ्रीडम ऑन देयर जॉब। हर राइटर सेज दैट ऑल सिटीजन, सब नागरिकों को, हैव द राइट, अधिकार होता है, टू स्पीक, बोलने का, एंड फ्रीडम ऑन देयर जॉब, और उनको ये आज़ादी भी होती है कि उनके जॉब के बारे में बात करें। बात छोटी सी लग रही होगी आपको, पर आप जाके देखिएगा प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस में, आप किसी एक टीचर से पूछ के बता दीजिए आपकी सैलरी कितनी है, गारंटी अगर कोई बता दे तो। आप एक टीचर से पूछ के बता दीजिए प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में या प्राइवेट ऑफिस में, कि फलाना एम्प्लॉय को निकाला है, पनिश करा है, या क्यों भेजा दूसरे सेंटर पे 500 किलोमीटर दूर। सब ये कहेंगे नहीं नहीं वो प्रमोशन। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो और क्या करता। कोई भी आदमी अपनी सैलरी या स्कूल की, कॉलेज की, ऑफिस की कोई बात कहने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका फियर फैक्टर है कि इस बात का इश्यू हो जाए और मुझे जॉब छोड़नी ना पड़ जाए। सहमे से रहते हैं, डरे से रहते हैं एम्प्लॉयज़। ये कह रहे हैं कि फ्रीडम होना चाहिए अपने जॉब के बारे में बात करने की, और जॉब में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये भी डिस्कस करें ऑफिसर के साथ, अपने ऑनर के साथ, लैंड ऑनर के साथ, अपना जो फैक्ट्री मालिक है, स्कूल मालिक है, कॉलेज मालिक है, ऑफिस मालिक है, उनके साथ डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन क्या कोई टीचर या कोई एम्प्लॉई डिस्कशन कर पाता है क्या? नहीं, बोल ही नहीं पाते हैं। तो वो फ्रीडम कहाँ है, आज़ादी कहाँ है? घुट के काम करते हैं प्राइवेटाइजेशन में। गवर्नमेंट कंसर्न की अलग बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंसर्न्स। प्राइवेट जॉब में सब लोग ऐसे घुटे हुए रहते हैं। ही मेनली फोकसेस, ही मीन्स एसेइस्ट निबंधकार, मेनली मुख्य रूप से फोकस करते हैं ऑन द राइट टू स्पीक। वो कहते हैं कि बोलने का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है बेटा, राइट टू स्पीक। अगर आप बोल ही ना पाएँ तो फिर आप कैसे अपनी फीलिंग या अपना दुखड़ा या अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी कंप्लेंट्स बता पाएंगे? तो बोलने की आज़ादी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई एक एम्प्लॉय बोलने लगा तो फट लगी से उससे सैक कर दिया आपने, सैक यानी कि पनिश, कि भैया आपको रिज़ाइन कर दीजिए आप, क्योंकि आज ये बोला है कल दूसरा बोलेगा। ये माहौल होता है। तो स्पीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, यानी कि बोलने की आज़ादी हम लोगों के अंदर होना चाहिए, जो चाहें हम बोल सकें। इन देयर पास्ट ही वॉन्ट्स टू स्पीक अगेंस्ट फॉल्सहुड। उसके पास्ट में वो झूठेपन के खिलाफ बोलना चाहता था। एंड पॉइजनस एस्पेक्ट, पॉइजनस यानी कि विषैले, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, बट द लॉर्ड डिसअलाउज हिम टू डू इट। अब वो कहता था कि साहब मैं जो है कुछ चीज़ों के बारे में बोलना चाहता हूँ कि ये बड़ी विषैली हैं, जैसे एस्टेरिक बियर का नाम दिया है इन्होंने टेक्स्ट के अंदर, समझ गए? एस्टेरिक बियर जो आती है बड़ी विषैली है, 2-4 आइटम का नाम लिए इन्होंने। अब आप थोड़ी कह सकते हो आज के जो कोल्ड ड्रिंक, फलाना कोल्ड ड्रिंक जो है वो विषैली है, वो कोल्ड ड्रिंक वाला आपके डिफेमेशन का केस कर देगा, क्या बदनाम कर रहे हो हमारे इसको, प्रोडक्ट को। तो आप किसी साबुन की बुराई नहीं कर सकते नाम लेके, किसी कोल्ड ड्रिंक की नहीं कर सकते, किसी चिप्स की, कोई पर्टिकुलर नमकीन का पैकेट है उसकी नहीं कर सकते, अचार की नहीं कर सकते, पैक्ड जो है, ब्रांड जो है उनकी बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसी पोजीशन में जो है आप, वो कह रहा है कि ये आज़ादी कहाँ है हमें लग रहा है कि ये पॉइजनस चीज़ है, ये एस्टेरिक बियर जो है इंग्लैंड में ये पॉइजनस है।
तो उसकी बुराई फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, लेकिन हम कह नहीं पाएंगे क्योंकि वो हमारे ऊपर केस कर देगी, हम बोलने की आज़ादी है ही नहीं। तो आदमी को बोलने की आज़ादी भी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए, मान लीजिए अपने इंडिया में मैकडोनल्ड है मान लीजिए, तो मैकडोनल्ड का आप कह दें कि साहब ये तो बहुत अनहाइजेनिक है, तो वो केस कर देगा आपके। तो बोलने की फ्रीडम का है हमें। एग्जाम्पल दिया है मैंने, मैकडोनल्ड से ऐसा कोई इशू है नहीं हमारा। ही सेज, वो कहता है दैट पीपल मस्ट गेट द राइट टू स्पीक, लोगों को राइट टू स्पीक होना चाहिए बिकॉज इट हेल्प्स टू नो द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपकी डिमांड्स और आपकी आवश्यकताएं कैसे बताएंगे आप? बोलना बहुत ज़रूरी है पब्लिक के अंदर। और फोर्थ नीड जिंदगी जीने के लिए क्या है बेटा? पहली क्या थी? वर्क। दूसरी क्या थी? गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। और थर्ड फ्रीडम, आज़ादी होना चाहिए। आज़ादी का मतलब एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। आपकी प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंसेस, तकलीफ, दुखड़े को आप बता सकें अपने एम्प्लॉयर को, अपने फैक्ट्री मालिक को, अपने ऑफिस का जो हेड है उसको, चेयर को। फोर्थ कॉन्सेप्ट है अपना फ्रेंडशिप। वो कह रहा है चलो अच्छा काम हो गया, अच्छी सैलरी होगी, अच्छी हेल्थ भी हो गई और फ्रीडम भी है, हमें बातचीत आराम से करते हैं हम बगैर डरे हुए। और लास्ट में कह रहे हैं कि हमें फ्रेंड्स की भी आवश्यकता होती है ज़िंदगी जीने में। किस चीज़ की आवश्यकता होती है बेटा? फ्रेंड्स। जिन लोगों के फ्रेंड्स नहीं होते हैं वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। फ्रेंडशिप इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट नीड, फ्रेंडशिप भी एक इंपॉर्टेंट आवश्यकता है ज़िंदगी जीने के लिए। दैट ऑल पीपल के जितने भी लोग होते हैं रिक्वायर्ड टू लिव हैप्पीली। अगर सभी लोगों को, किसी भी आदमी को हैप्पीली लाइफ जीनी है तो उसे फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मुझे भी अपने जीवन में फ्रेंड्स चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, ऐसे हमारे एसेइस्ट जेबीएस हेल्डन कह रहे हैं। दिस नीड, ये आवश्यकता जो है ना फ्रेंड्स पाने की, हेल्प्स पीपल टू इंस्पायर, ये लोगों को इंस्पायर करती है एंड सपोर्ट करती है ईच अदर इन डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन। जब आप मुसीबत में फंस जाएं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, तो ऐसे में फ्रेंड्स ही आपको काम आते हैं। तो मुझे भी ज़िंदगी जीने के लिए फ्रेंडशिप चाहिए। He also says, वो कहता है that friendship should be done with an equal standard of people। अब वो कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप में ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरी इनकम 50,000 है, 2 लाख इनकम वाला जो है मेरा फ्रेंड बन गया अमीर आदमी तो मैं दुखी रहूँगा, या मेरी 50,000 है, 10,000 वाला मेरा फ्रेंड बन गया और हर जगह खर्चा मुझे करना है। वो कह रहा है इक्वल स्टैंडर्ड, पैसे के हिसाब से, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक लेवल के हिसाब से सेम स्टैंडर्ड वालों से फ्रेंडशिप करना चाहिए। His friendship must be away और free from the concept of obeying and ordering। वो कह रहा है कि फ्रेंडशिप ऐसी हो कि कोई दोस्त फ्रेंड आपको ओबे नहीं करे। ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर दे रहे हो वो बस यस मैन हो रहा है। और फिर ऐसे भी होना चाहिए क्या? एंड ऑर्डरिंग विदाउट एनी क्वेश्चंस। ये कॉन्सेप्ट ऑफ ओबेइंग एंड ऑर्डरिंग, ना तो हमें किसी का कहना मानना पड़े ना हम किसी को ऑर्डर दें। ऐसा नहीं है मैं आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा हूँ और मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ और आप क्या कर रहे हो? बस यस मैन बन गए, मेरे स्लेव हो रहे हो मेरे। या फिर आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो, मैं आपके दबके रह रहा हूँ, बोलता है ना डोमिनेट कर रहे हो और मैं सप्रेस्ड हूँ। वो कह रहा है कि ना तो मुझे किसी का आदेश मानना पसंद है और ना मैं किसी को आदेश देता हूँ। बराबर इक्वल इनकम वाले से दोस्ती करना पसंद करता हूँ। समझ गए ना इसका मतलब ओबे और ऑर्डर का? ना तो मैं किसी का ओबे करूँगा, यस मैन, हर चीज़ का पालना नहीं करूँगा, ऐसे करो ऐसे करो, और ना मैं किसी को ऑर्डर देना पसंद करता हूँ, ना किसी से ऑर्डर सुनना पसंद करता हूँ। ऐसा कह रहे हैं राइटर। द राइटर ऑल्सो सेज दैट बिसाइड्स बेसिक नीड्स, राइटर कहते हैं ये तो हुई बेसिक नीड, 4 आवश्यकताएं, मौलिक आवश्यकताएं, ओरिजिनल तो ये हो गई। बड़ी बड़ी 4 नीड क्या है राइटर की? पहला तो वर्क चाहिए, वर्क भी कैसा? हार्ड, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण। और उस वर्क के बदले में क्या चाहिए? उचित मेहनताना, रेम्यूनरेशन। और फिर उचित मेहनताना होगा तो फिर वो अपनी आवश्यकताएं की चीज़ें डे टू डे, दिन प्रतिदिन की खरीद लेगा वो। तो पहला तो वर्क चाहिए, उचित मेहनताना चाहिए। और साथ में एक बात और याद रखें, कार्य करने की जगह पे चॉइस की होना चाहिए, वर्क प्लेस ऑफ चॉइस। तो गुड वर्क, चैलेंजिंग वर्क, देन गुड इनकम, प्रॉपर इनकम होना चाहिए, रेम्यूनरेशन, वेजेस प्रॉपर हो, मेहनताना, उचित मेहनताना हो, ऐसा नहीं मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं मेहनताना कम हो, और साथ में वर्क प्लेस पे चॉइस का हो। ये तो पहली नीड हो गई। दूसरी क्या थी? गुड हेल्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं हम कमा रहे हैं 2 लाख रुपए महीने और इलाज पे जा रहे हैं 10-15 हज़ार रुपये महीने। तो आप जब स्वस्थ रहेंगे, अब वो कह रहे हैं कि हेल्थ किसे समझते हो आप? बीमारियां नहीं है ये हेल्थ है क्या? नहीं, बीमारियां नहीं हो ये तो होना ही चाहिए कि बीमारी ना हो,
ये तो आवश्यक कंडीशन है कि बीमारी एब्सेंस ऑफ डिजीज तो हो, लेकिन उसके अलावा आपकी मेंटल हेल्थ भी हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, इमोशनल हेल्थ भी हो, और क्या हो, और सोशल हेल्थ भी हो, शादी ब्याह में, बर्थडे वगैरह में आना जाना, मिलना जुलना सब करना चाहिए आदमी को। तो हेल्थ नंबर 2 इशू हो गया, एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट क्या है? फ्रीडम। वो कह रहा है कि आप काम कर रहे हो, बोलने की आज़ादी नहीं है, तो आपकी कोई तकलीफ़ है, आपको कोई फीमेल एम्प्लॉई है, महिला कर्मचारी, अब वो परेशान है किसी कर्मचारी से, अगर उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो वो अपने ऑफिसर से कैसे कहेगी? या कोई जेंट्स ही है, मान लीजिए कोई मतलब मेल एम्प्लॉई है, कोई मेल एम्प्लॉई है, उसको कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसको घर पे छुट्टियां चाहिए, बीमार है उसकी वाइफ, तो वो कह ही नहीं पा रहा है, या उसने बाहर कुछ कह दिया, ठप्पे से बातें नहीं कर पा रहा है, बगैर भारी मन से रहता है ऑफिस में, तो फिर उसकी हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी और वो डिप्रेशन में भी आ सकता है। तो क्या होना चाहिए? फ्रीडम हो बोलने की, अपनी तकलीफ़ को बता सकें, आप खुल के बात कर सकें, और अब जब आप तकलीफ़ बताएंगे अपने एम्प्लॉयर को, तभी उसका समाधान होगा और आपके अधिकार होंगे। नंबर 4 क्या भैया? फिर फ्रेंडशिप होना चाहिए। तो कार्य हो गया, उचित इनकम होगी, हेल्थ हो गई और फ्रीडम होगी, अब लास्ट में फ्रेंडशिप होना चाहिए। आपसे बात करने वाले नहीं हैं आपके आसपास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे मित्रों की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है, जिनसे आप मिल सकें, क्योंकि प्रॉब्लम में फ्रेंड से काम आते हैं। द राइटर ऑल्सो सेज दैट बिसाइड्स बेसिक नीड, ये तो 4 तो होगी बेसिक नीड। कौन कौन सी है अपनी बेसिक नीड? ये याद रखना। वर्क, उचित मेहनताना, नंबर 1। नंबर 2 हेल्थ, नंबर 3 फ्रीडम, नंबर 4 फ्रेंडशिप। अब इसके अलावा दूसरी छोटी नीड्स हो रही हैं, तो बेसिक नीड्स होगी लाइक, अब ये तो वो है 4 नीड्स। अब कुछ बेसिक नीड है, मौलिक नीड्स, यह है मौलिक नीड्स। फूड, भोजन तो हर एक को चाहिए भैया, गरीब हो के अमीर हो, ब्लैक हो के वाइट हो, मेल हो के फीमेल हो, ओके, हर आदमी को चाहिए, गरीब हो के अमीर हो। क्लोथ्स हर आदमी को चाहिए नेकेडनेस ढकने के लिए। एंड शेल्टर, और शेल्टर मीन शरण, यानी कि यहाँ पे शरण से मतलब हाउस, चाहे वो छोटा हाउस हो, बड़ा हाउस हो, कच्चा हाउस हो, पक्का हाउस हो। द अबव नीड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड, ये नीड्स आज के संसार में बहुत आवश्यक हैं टू लिव हैप्पीली, अगर आपको हैप्पीली जीना है। मुझे भी ये चीज़ें चाहिए, मौलिक आवश्यकताएं, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान, शेल्टर यानी कि मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 तो बेसिक नीड हैं। एंड ऑल्सो ही वॉन्ट्स एन एडवेंचरस लाइफ, वो कह रहे हैं इसके अलावा मुझे एक रोमांचकारी जीवन भी चाहिए। रोमांचकारी का मतलब होता है जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो और साथ में रिस्क भी हो, थोड़ी रिस्क हो और प्लस एंटरटेनमेंट भी हो, उसे कहते हैं रोमांच। जैसे पर्वतारोहण, जैसे बाइक रेसिंग, रिस्क है ना, जैसे बोटिंग रिस्क है, बोट खराब होगी, पलट गई, क्रोकोडाइल मगरमच्छ आ गया तो जिंदगी का रिस्क है। मोटर बाइकिंग में रिस्क है, कार बाइकिंग में रिस्क है, और किसमें? माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग बोलते हैं एक्चुअली उसके, पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग, उसमें भी रिस्क है। यस, स्नैक्स से आप डील कर रहे हैं, ये भी रोमांचकारी। ये रोमांस से डिफरेंट है, रोमांस तो अलग होता है, लव रिलेटेड। रोमांच का मतलब है जिसमें मज़ा भी आए और रिस्क भी हो, उसे रोमांच कहते हैं। फिल्म देखना मॉल में, ये कोई मतलब एडवेंचरस नहीं है रोमांच, इसमें रिस्क है। पर अगर आप झालावाड़ के टाकीज में चले जाएं तो ये एडवेंचरस है फिल्म देखना। पूछो क्यों? फिल्म देखने में क्या रिस्क है? अगर आप अच्छे कोटा के मॉल में जाएंगे तो फिल्म देखना मॉल में कोई एडवेंचरस नहीं है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, रिस्क का है। एडवेंचरस का मतलब है एंटरटेनमेंट भी हो और रिस्क भी हो। तो कोटा के मॉल में तो ये एडवेंचरस नहीं है फिल्म देखना, सेफ है, जाएंगे आराम से आ जाएंगे। लेकिन झालावाड़ में पिक्चर देखना क्या है? एडवेंचरस है, क्योंकि वहाँ पे आप फिल्म देख रहे हैं, नीचे रेंगते रेंगते कोई स्नैक भी आ सकता है और स्नैक बाइट भी कर सकता है। ऐसे केसेस हो जाते हैं कई बार, क्योंकि वो तो बिल्कुल ओपन है बिल्कुल। तो यहाँ पे फिल्म देखना अगर आप झालावाड़ चले जाएं तो दैट इज़ एडवेंचरस वर्क। समझ गए एडवेंचरस का मतलब? वो कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा एडवेंचर भी चाहिए, थोड़ा सा मैं बोटिंग कर लूँ, माउंटेनियरिंग कर लूँ, मैं रेसिंग कर लूँ, ये कर लूँ, इधर रोमांचकारी काम कर लूँ, मैं स्काई स्कीइंग कर लूँ, स्काई सर्फिंग कर लूँ, ऊपर एरोप्लेन में से कूदते हैं फिर वो, हाँ स्काई सर्फिंग बोलते हैं इसको,
ये एडवेंचरस वर्क मुझे पसंद है। वेदर देयर इज ए रिस्क, छोटी मोटी रिस्क चलेगी, पर ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करूँगा मैं। अगर कोई ऐसा काम है जिसमें जान जाने की बहुत आवश्यकता है तो उसमें बेवकूफ़ी मानता हूँ। क्यों मैं ऐसा काम करूँ? ज़िंदगी इतनी सस्ती थोड़ी होती है कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए अपनी लाइफ ही सेक्रीफाइस कर दूँ। ये सब बेवकूफ़ी है। छोटा मोटी रिस्क लूँगा लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं। अकॉर्डिंग टू हिम, हेल्डन के अनुसार, एडवेंचर इज समथिंग मच मोर स्ट्रॉन्ग देन ए थ्रिल। एडवेंचर थोड़ा ज़्यादा होता है थ्रिल से। थ्रिल मीन्स एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट तो एक नॉर्मल वर्ड है। अगर एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाए, एक्सीड हो जाए, तो उसको हम एडवेंचर कह सकते हैं। थ्रिल में रिस्क नहीं है, एक्साइटेड है अपन, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, थ्रिल्ड है अपन, पर क्या उसमें कोई क्रिकेट मैच देखने में कोई एडवेंचर है क्या? कोई रिस्क है क्या? नहीं। लेकिन अगर इंग्लैंड में फुटबॉल का मैच, सॉकर का मैच देखें तो वहाँ स्टैम्पेड होती है, भगदड़ होती है, उसमें कई लोग मर जाते हैं दर्शक। तो आप फुटबॉल का मैच देखें इंग्लैंड में, इंग्लैंड का क्राउड बड़ा वायलेंट है। वहाँ की जो भीड़ होती है ना फुटबॉल देखने वाले, बहुत धमाल मचाते हैं, स्टैम्पेड बोलते हैं भगदड़ को, उसमें कई लोग मरते हैं। तो फुटबॉल मैच देखना इंग्लैंड के अंदर क्या है? एडवेंचरस का। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, पीसफुल्ली बैठे हुए हैं सब आराम से, कोई एडवेंचर नहीं, एंटरटेनमेंट है बस। तो कह रहा है कि थ्रिल अलग चीज़ है। थ्रिल तो सिंपल एक्साइटमेंट, और एडवेंचर में रिस्क हो जाती है। ही डिज़ायर्स, हेल्डन इच्छा रखता है, डिज़ायर करता है टू हैव हिज ओन रूम। वो कहता है कि मुझे अपना पर्सनल रूम चाहिए भैया ज़िंदगी जीने के लिए। अगली रिक्वायरमेंट क्या है? वो तो हो गए 4, फिर फूड, क्लॉथ, रोटी कपड़ा मकान हो गया, फ्रीडम होगी, हेल्थ होगी, उचित मेहनताना हो गया, काम हो गया, रोजगार हो गया, और मित्र की भी रिक्वायरमेंट हो गई, और फिर फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर हो ही गया। उसके बाद में क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, और वो क्या एडवेंचरस हो, हल्की फुल्की रिस्क, ज़्यादा नहीं, और साथ में अपना ऑन रूम, ऑन मीन्स स्वयं का रूम हो, विद सम बुक्स, और कमरे में कुछ किताबें हों तो क्या कहना। ए मोटर कार, अगर एक बलेनो या क्रेटा कार मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ए डेली बात, नहाने के लिए डेली पानी होना चाहिए, यूँ नहीं कि सब पानी नहीं आया, सुबह से नाटक हो रहे हैं, म्यूनिसपैलिटी के नल में पानी नहीं आया, टैप में नहाने का पानी नहीं है, सुबह सुबह लड़ाई हो रही है घर के मेंबर्स में, पानी भी मिलना चाहिए नहाने के लिए, ठप्पे से नहाए बाथ टब के अंदर। ए बीच, और शहर के पास में अगर बीच हो, गोवा बीच या बॉम्बे बीच, तो मज़ा आ जाए रहने के यार। पर अपने कोटा के पास तो बीच है ही नहीं। अगर बीच मिल जाए तो फिर मैं समझूँगा अपने आप को लक्की, मज़ा आ गया। और रिवर और बीच नहीं हो तो अपने शहर जहाँ रह रहे हैं पास में कुछ नदी होना चाहिए, जैसे कोटा में चंबल रिवर है या शेषवाली में नदी निकलती है, ऐसे कुछ नदी हो तो नदी पे जाते हैं, नहाते हैं, कपड़े वपड़े धोते हैं, पास में बैठते हैं, कुछ पिकनिक करते हैं, एक्सकर्शन करते हैं। वो कह रहे हैं कि या तो बीच हो या नदी हो तो मज़ा आ जाए। विद इन ईजी रीच, और ये ऐसा नहीं कि बहुत दूर हो, आसानी से नज़दीक में हो। विद इन ईजी रीच का मतलब है नज़दीक में, यानी कि एट ए बिस्किट थ्रो डिस्टेंस। बिस्किट थ्रो डिस्टेंस का मतलब बिल्कुल नज़दीक में हो, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, पर यूँ नहीं कि 25 किलोमीटर दूर बीच है या नदी है, उनका बिल्कुल नज़दीक में हो शहर के। ही डिज़ायर्स, हेल्डन कह रहे हैं, दीज थिंग्स हाउएवर नॉट डिमांड, हालांकि ये बीच और नदी मेरी बेसिक डिमांड्स नहीं है कि होना ही चाहिए, पर हो जाएं। मैं जहाँ रह रहा हूँ पास में एक नदी हो शहर के या बीच हो तो मज़ा आ जाए, सोने पे सुहागा, पर ऐसा नहीं कि होना ही चाहिए। पर हो जाए तो खुश है या दुखी है? खुश। The writer says that I am a socialist. Socialist का मतलब समाजवादी। राइटर कह रहा है कि मैं समाजवादी हूं। And I want to see his fellow man. Fellow means सामने वाला, उसका दोस्त, फ्रेंड। और मैं चाहता हूं कि और आदमी, फेलो मतलब सामने वाला, आदमी और औरतें वो भी एंजॉय करें द एडवांटेजेस एज मी। वो कह रहा है कि सब चीज़ें मुझे चाहिए पर मैं फिर भी हैप्पीएस्ट नहीं हूँ। क्यों? जो सब चीज़ें मैंने बताई हैं मुझे तो मिले, पर पूर्ण प्रसन्नता जब होगी, जो मेरे मित्र हैं, फेलो लोग जिनको मैं जानता हूँ, उनको भी ये सब चीज़ें मिलना चाहिए। भाई मैं तो खाना वाना बढ़िया चाहिए, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, पर फिर भी मैं अधूरी खुशी है मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये आपको भी मिले सब। तो वो
उसके कौन से थॉट्स नजर आ रहे हैं यहाँ? परोपकारी। परोपकारी के लिए वर्ड है इगालिटेरियन थॉट या अल्ट्रुइस्टिक थॉट। समझ गए ना आप? वो चाहता है कि सब चीज़ें मुझे मिल जाएं, फिर भी मैं अधूरी खुशी में रहूँगा। ये सब चीज़ें मैं चाहता हूँ मेरे सामने वाले, मेरे परिचित, मेरे दोस्तों पड़ोसियों को, सबको मिले, ये मित्रों को मिले। इट मीन्स, कहने का अर्थ ये है दैट डोंट बिकम सेल्फिश। आपको सेल्फिश नहीं होना है कि मुझे ही मिले। इन द प्रेजेंट वर्ड विच हेल्प्स टू एस्टेब्लिश इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता, सभी लोगों को ये बेसिक नीड्स मिलना चाहिए। यानी कि राइटर के लिए बेसिक नीड है या वो चाहता है सभी लोगों को मिले ये चीज़ें, जितने भी चीज़ों का उसने डिस्कशन किया है, मेंशन किया है, वो सब लोगों को मिले। द राइटर वॉन्ट्स, राइटर कहता है, टू सी द एंड ऑफ क्लास सब्जेक्शन। वो कहता है एक चीज़ और होना चाहिए, जो क्लास सब्जेक्शन है, यानी कि वर्ग भेद, सवर्ण और दलित, इस तरह का जो सब्जेक्शन है वो ख़त्म हो जाए, भेदभाव ना हो, कोई उच्च और कोई नीच ऐसे ना माना जाए। मुझे ऐसा समाज नहीं चाहिए जहाँ पे हायर क्लास हो फिर लोअर क्लास हो, सवर्ण अलग हो और दलित अलग हो। इसके मैं खिलाफ हूँ, सब बराबर में हो, इक्वल हो। ये भी उसकी रिक्वायरमेंट है। जब तक ये समाज में इक्वलिटी नहीं आएगी कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, तब तक ये हमारे जो एसेइस्ट हैं वो पूर्ण रूप से हैप्पी नहीं हो पाएंगे। ये भी उनकी ज़िंदगी जीने के लिए एक बेसिक नीड है कि वो चाहते हैं समाज में सब लोगों का लेवल एक ही हो, रिस्पेक्ट के हिसाब से, ऑनर के हिसाब से, स्वाभिमान के हिसाब से। एंड सेक्स सब्जेक्शन, और एक बात तो ही वर्ग भेद ये ना हो समाज में, और दूसरा लिंग भेद भी ना हो। लिंग भेद का मतलब मेल फीमेल में फ़र्क, यानी कि महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहे हो आप। कोई टीचर गया जेंट्स तो रख लेते हैं, महिलाएं गए तो टरका देंगे, नहीं है नौकरी। वो सोचते हैं काम तो करेगी नहीं, लेट होएगी, बच्चे रो रहे थे, ये वो, अपन तो जेंट्स रखो जो पूरा काम करेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, कौन सी टर्म होगी बेटा ये? सेक्स सब्जुगेशन। यानी कि वर्ग भेद और लिंग भेद नहीं होना। लिंग भेद का मतलब मेल फीमेल में डिफरेंस। महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता है, न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। विच हेल्प टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। अगर ये दोनों भेद खत्म हो जाएं, महिला पुरुष में, सवर्ण और दलित में, तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब लिख लो भेदभाव खत्म हो जाए समाज से। मैं चाहता हूँ ये भेदभाव दोनों खत्म हो जाए। इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में ये कहने का मेरा मतलब है, वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट द राइटर वांट्स टू सी द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। शॉर्टकट में, नटशेल में अगर हम ब्रीफ करें तो राइटर चाहता है सब तरफ भला माहौल हो, वेलफेयर हो। द राइटर इज अगेंस्ट कैपिटलिज्म। एक और बात आ गई, राइटर ये चाहता है कि पूंजीवादिता खत्म हो जाए संसार से। पूंजीवादिता यहाँ ये हो रहा है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, और मतलब अमीर, कैपिटल ही सब कुछ है वहाँ पे। पूंजीवादिता ये ख़त्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंबानी अंबानी होते जा रहे हैं, अडानी अडानी होते जा रहे हैं, और गरीब मजदूर जो कल तक रोटी और सूखे प्याज खाया करता था, आज उसकी थाली में से प्याज गायब है। क्यों? प्याज 150 रुपये किलो हो गए थे बीच में, लहसुन 400 रुपये किलो खरीदा है मैंने। तो लहसुन प्याज बेसिक नीड है यार। अगर सब्जी ना हो तो आदमी लहसुन की चटनी सॉस बना के खा लेता है रोटी से। कई बार मैंने खुद खाई है चटनी, खाना भी चाहिए, कोई एहसान भी नहीं किया है। सब खाते हैं, गरीब खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, मैं भी गरीब हूँ, सभी गरीब हैं, अपना तो देश ही गरीब है क्या। तो इनकम कहाँ है अपनी इतनी? तो अगर लहसुन हमें 400 रुपये किलो मिलेगा तो क्या मैं लहसुन की चटनी खा पाऊँगा? तो अगर हमें प्याज और लहसुन भी मुहैया नहीं, टमाटो भी, अभी टमाटो कितना महंगा हो गया। तो कह रहे हैं कि यार ये जो है ना, क्या हो, कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। यूँ नहीं कि अंबानी के तो घर बढ़ते जा रहे हैं, अडानी के, और हमारे पास तो लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च देखो कितनी महंगी है, 40 रुपये पाव। आज सब्जी लेने जाते हैं 400, 500, 650, 550, 450 ऐसे सब्जी आती है 2-3 दिन की। कद्दू आपका 40 रुपये किलो है, जबकि किसी टाइम पे 10 रुपये किलो होता था। अरबी कितनी महंगी है, फूल गोभी कितनी महंगी है, भिंडी कितनी महंगी है, आलू तक महंगा है यार।
बहुत गरीबी क्या है, महंगाई, कैपिटलिज्म है इसका कारण, पूंजीवादिता। वो कह रहा है पूंजीवादिता खत्म हो, ये पैसे वाले जो पनप रहे हैं ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होना चाहिए, गांधी जी का सपना था। महात्मा गांधी जी का ये था कि समाज में मुद्रा का समान वितरण हो, हर आदमी, प्राइमरी क्लास पढ़ाने वाले की तनख्वाह भी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, सेकेंडरी वाले की भी, कॉलेज वाले की भी, सबकी हो। यूँ थोड़ी प्राइमरी वाले को तो आप 10,000 रुपये दे रहे हैं, 11th-12th पढ़ाने वालों को आपने 50 दे दिए, कॉलेज वालों को आपने 1,25,000 रुपये दे दिए। इतना डिफरेंस क्यों? काम तो सभी कर रहे हैं ना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मुद्रा का समान रूप से वितरण होना चाहिए और सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी कि जो पावर सेंटर है छोटे छोटे पावर सेंटर में बढ़ जाना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट इंडिया में किसको जाता है? सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है डिसेंट्रलाइजेशन का जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी। राजीव गांधी ने तो पंचायतें जगह जगह बनाई है, वरना एक ही आदमी पावर होल्ड करे रखेगा। उन्होंने, राजीव गांधी ने जगह जगह प्रधान, पंचायत, सरपंच का जो सिस्टम है ना, ये लाए हैं राजीव गांधी, और एक कंप्यूटर लाए हैं। 2 चीज़ों में। प्रमोद महाजन मोबाइल लाए थे, समझ गए आप लोग। तो ये अभी रोड्स में गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारा रोड सिस्टम कितना इंप्रूव हो गया अभी। तो ऑनेस्ट आदमी है गडकरी जी, अच्छा काम कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट में। कांग्रेस में इन्होंने सत्ता का जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता को अब बांट दें, एक ही आदमी होल्ड करेगा तो फिर वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो सत्ता भी ये है, मैं आपको कुछ काम दे दूँ, उनको कुछ और दे दूँ, सबको अलग अलग काम बांट दूँ, सबका रोल हो जाएगा, एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रहेगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, केंद्र की तरफ पावर आएगी तो फिर डिक्टेटरशिप आएगी, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। और दूसरी बात क्या है? मुद्रा का समान रूप से वितरण कर दो, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये 2 चीज़ें महात्मा गांधी के सपने थे। अगर ये हो जाए तो एक इक्वल समाज हो जाए, एक आदर्श समाज की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। तो ये कह रहे हैं कैपिटलिज्म का अंत होना चाहिए, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन के टाइम पे द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड। डिप्रेशन के टाइम पे बेरोजगारी आ जाती है। सो इन हिज ओपिनियन, इसलिए हमारे हेल्डन जो एसेइस्ट है उनकी ओपिनियन में, वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं हैव कंट्रोल ओवर द कंडीशन ऑफ वर्क एंड द वर्क प्लेस। उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए, काम के ऊपर भी, कार्य के ऊपर भी, और कार्यस्थल के ऊपर भी। एट लास्ट, आखिर में, द ऑथर प्रिफर्स टू डाई हैप्पीली। और लास्ट में हेल्डन कहते हैं ये सब चीज़ें तो मुझे चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, और मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ें मुझे ही ना मिले, मेरे मित्रों को, सामने वाले सबको मिले। परोपकारी विचार भी उनके, इगालिटेरियन थॉट्स। और साथ में कहते हैं कि मुझे मौत भी थोड़ी अलग तरह की चाहिए, मैं हंसते हंसते मर जाऊँ, ऐसी मौत चाहिए जैसे सोक्रेटिस, सुकरात मर गए थे हंसते हंसते। चुटकला, हिज लास्ट वर्ड्स, सोक्रेटिस जो मरे थे, सुकरात के आखिरी शब्द चुटकले थे। सोक्रेटिस लास्ट वर्ड्स वर द जॉक्स इन फैक्ट, एंड ही डाइड लाफिंगली। हंसते हंसते हैप्पीली मर गए। आफ्टर सीइंग कैपिटलिज्म इज द ओवरथ्रो, मैं मरूं तो मैं चाहता हूं पूंजीवादिता ओवरथ्रो, फेंक दी जाए। बताइए मरते वक्त क्या इच्छा है इनकी? कैपिटलिज्म समाप्त हो जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कैपिटलिज्म इज ओवरथ्रो, ओवरथ्रो मतलब फेंकना, कि मैं मरूंगा जब प्रसन्न होके, तब क्या चीज़ पूरी हो, तब आराम से मर पा रहे हैं ये। जब कैपिटलिज्म, पूंजीवादिता का अंत हो जाए, मैं देख लूं पूरे इंडिया में कैपिटलिज्म नहीं है, अब मैं सुकून से मर पाऊंगा। ऐसा कह रहे हैं एसेइस्ट JBS हेल्डन। एंड वर्कर्स टेक कंट्रोल, और साथ में ये भी देख लूं कि वर्कर्स जो हैं उनका कंट्रोल हो जाए फैक्ट्रियों पे। मालिक डोमिनेट कर रहे हैं अभी, डोमिनेट क्या, डोमिनियर कर रहे हैं, नेगेटिव वे में हावी होते हैं, उसे डोमिनियर कहते हैं। मालिक हावी है भी। मैं चाहता हूं कि वर्कर्स गवर्न करें उन फैक्ट्रीज को, वर्कर्स अपनी संस्था बनाएं, वर्कर्स अपनी हेल्थ के प्रति एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें फैक्ट्री में, वर्कर्स के एंटरटेनमेंट के लिए हर महीने एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम हो, फैक्ट्री उनको एक बुफे डिनर दे विथ फैमिली, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल्स हों, डिस्पेंसरीज हों। वो कह रहा है कि 2 बातें होना चाहिए, एक तो कैपिटलिज्म का अंत हो, और साथ में मैं ये देखूं कि सब जगह मजदूर पावर में आ जाएं, वर्कर्स पावर में आ जाएं, और वो अपने वर्क प्लेस, कार्यस्थल पे कंट्रोल कर लें। मालिक कंट्रोल में ना करें बल्कि मजदूर कंट्रोल में करें। ऐसा अगर हो जाए तो मैं खुशी खुशी प्राण त्याग सकता हूँ। ही ऑल्सो विशेज फॉर द एंड ऑफ
ऑटोक्रेटिक रूल, ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, फासिज्म। ऑटोक्रेटिक का मतलब आप सिंपल वर्ड्स में समझ लो, तानाशाही, डिक्टेटरशिप। ऑटोक्रेटिक मतलब, ऑटो मतलब सेल्फ, एक ही आदमी जो है ऑटोक्रेटिक अपने मन की चलाए उसे बोलते हैं तानाशाही, ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप। फासिज्म आप जानते हो, मसोलिनी का था, नाजिज्म हिटलर का था। ये सब जो है तानाशाही जो होती है ना, ये सब भी समाप्त होना चाहिए। सो द नेक्स्ट वर्ड वाज वर्ल्ड वॉर डज नॉट बिगिन, ताकि अगला वर्ल्ड वार युद्ध, विश्व युद्ध ना हो लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुका था इनके पहले, ये कह रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वार को टालने के लिए मैं चाहता हूँ तानाशाहों का राज खत्म हो जाए। एंड फाइनली ही विशेष टू ब्रेक डाउन पीस टू ऑल लेवल्स ऑफ लाइफ। और वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में, हर जिंदगी के हर पहलू में शांति हो, सुकून से आदमी रह सके। ये लास्ट में समअप कर देते हैं इसको। ये आपका ऐसे हुआ पूरा, अब इसको समअप कर देते हैं अपन, थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं, समरी मतलब इसको शॉर्टकट में, शॉर्ट पॉइंट्स में मैं एक बार और समझा देता हूं आपको, ताकि आपको और इजी हो जाए। आफ्टर रीडिंग दिस ऐसे, इस ऐसे को पढ़ने के बाद में वी केम टू द कंक्लूजन, हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं दैट वी शुड लिव हैप्पीली, हमें हैप्पीली अपनी लाइफ जीना चाहिए प्रसन्नता से, बाय रिस्पेक्टिंग अदर राइट्स, और फिर दूसरे जो अधिकार हैं दूसरे, उनको भी रिस्पेक्ट करते रहें। ट्रैफिक रूल है तो ट्रैफिक रूल को हमें पालना करना पड़ेगा। अरे भाई ट्रैफिक रूल को आप रिस्पेक्ट करें ना करें, पर जिंदगी की ये नीड है। ट्रैफिक रूल से आप सहमत नहीं हो, पर ये आवश्यकता तो है ज़िंदगी की, क्योंकि हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो फिर चल नहीं पाएंगे, एक्सीडेंट होंगे। कई बार कुछ रूल्स आपको पसंद नहीं आते हैं, पर वो ज़िंदगी के लिए आवश्यक होते हैं, तो उनको तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वी शुडंट बी सेल्फिश, हमें स्वार्थी नहीं होना है बेटा। थिंक फॉर एवरीवन, हर आदमी के बारे में सोचना है। वी मस्ट मेंटेन इक्वलिटी टू लिव इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट, और हमें हर जगह शांतिपूर्ण वातावरण और इक्वलिटी यानी कि समानता और मेंटेन करनी है, और हर आदमी की भलाई की सोचनी है। मैंने बताया इगालिटेरियन, परोपकारी थॉट्स, और सेल्फिश नहीं बनना है। वी मस्ट बी सोशलिस्ट, हमें समाजवादी बनना है, समाज के बारे में सोचना है। पीपल शुड फुलफिल ऑल देयर नीड्स बाय वर्किंग हार्ड, लोग अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं अगर वो अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर उन्हें अच्छी इनकम भी मिलेगी। सम वन सेड, किसी ने कहा है दैट द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, हार्ड वर्क का जो स्वीट फल होता है वो सबसे मीठा होता है देन ऑल अदर वंस, दूसरे काम। यानी कि अगर आपको परिणाम देखना है, सबसे मीठा रिजल्ट किसका होता है? जितना हार्ड वर्क। अरे आप पढ़ाई करके देखो हार्ड साल भर, फ्रूट सबसे मीठा आएगा कि नहीं आएगा रिजल्ट? आधी मेहनत करोगे तो 60%, और जम के पढ़ाई करी, हार्ड वर्क करा, तो फ्रूट कैसा मिलेगा रिजल्ट में? फल, परिणाम 90%, 95। तो हार्ड वर्क का परिणाम भी सबसे मीठा होता है। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर मेक्स अस हैप्पी आफ्टर आवर डेथ टू, और इस तरह का बिहेवियर हमारा है तो हम मौत के बाद में भी क्या होगी? बिहेवियर मेक्स अस, हमें हैप्पी आफ्टर आवर डेथ, हम मौत के बाद भी प्रसन्न रह पाएंगे अगले जीवन में, स्वर्ग में। व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ एक्सरसाइज, देखें आप, व्हाट डू यू रिक्वायर फ्रॉम योर लाइफ टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ये इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो आई रिक्वायर द फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम माई लाइफ टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सबसे पहले क्या चाहिए बेटा अपन को? गुड जॉब। फिर क्या चाहिए अपन को? गुड हेल्थ। फिर क्या चाहिए? फ्रीडम। फिर क्या चाहिए? फ्रेंडशिप। और फिर क्या चाहिए? सिक्योरिटी, पुलिस की, मिलिट्री की। और साथ में क्या चाहिए? कैपिटलिज्म का अंत। साथ में क्या चाहिए? डेमोक्रेटिक सेटअप वर्क प्लेस पे। और क्या चाहिए? कार्यस्थल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हो। और क्या चाहिए? फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। और क्या चाहिए? सब पास में एक मकान हो, मकान में किताबें हों, और किताबों में क्या हो? पास में एक बीच हो, नदी हो पास में, तो क्या कहना। पर ये बेसिक नीड नहीं है, बीच और रिवर, याद रखना इस बात को। अगर क्वेश्चन आ जाए, ये हो जाए तो अच्छी बात है, बीच हो जाए। अब कोटा के पास बीच होता तो अच्छी बात थी, नहीं है तो कोई नहीं, काम चला लेंगे। नदी होना चाहिए, नदी है चंबल तो ठीक है, चॉइस, मज़ा आ गया। What is next question? What is socialism? How is it different from capitalism? Socialism और capitalism में क्या difference है? The system in which the provision of no preference is given to private property or ownership
बट टू सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी इज नॉन एज सोशलिज्म। यानी कि जो ऑनर है उसी को आप प्रायोरिटी ना दें, प्राथमिकता, बल्कि मजदूरों को दें, ऐसे समाज को समाज सोशलिज्म बोलते हैं, समाजवादिता। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में केवल अमीर और मालिक ही डोमिनेट करता है, डोमिनियर करता है, जबकि समाजवाद में वर्कर्स का राज होता है। समाजवाद को पसंद करेंगे आप, सोशलिज्म को या कैपिटलिज्म को? सोशलिज्म को। कैपिटलिज्म में तो ये मालिक अमीर होंगे और समाजवाद में वर्कर्स हैप्पी होंगे। बिकॉज कैपिटलिज्म इग्नोर्स पीपल्स नीड। कैपिटलिज्म, पूंजीवादिता तो लोगों की आवश्यकताओं को इग्नोर करती है एंड डिस्टर्ब इक्वल अपॉर्चुनिटी, और समान रूप से जो अवसर होते हैं रोजगार के, इनकम के, उसको डिस्टर्ब करती है। बट सोशलिज्म मेंटेन द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल पीपल्स नीड। लेकिन समाजवाद में आम आदमी की भलाई के लिए सोचा जाता है। Why do you think the essayist has taken reference from the ancient philosopher? एंशियंट फिलोसोफर से क्यों रेफरेंस लिया है इन्होंने? आई थिंक द एसेइस्ट हैज टेकन रेफरेंस फ्रॉम द एंशियंट फिलोसोफर बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एंड शो द मीनिंग ऑफ डेथ बाय कंपेयरिंग इट विद द डेथ ऑफ सोक्रेटिस। समझ गए आप? सोक्रेटिस यानी कि जो सोक्रेटिस है वो कहते हैं क्या, और एरिस्टोटल का भी रेफरेंस आया है इसमें कि एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल बोलते हैं बेटा अरस्तु को। आई थिंक द एसेइस्ट हैज टेकन रेफरेंस फ्रॉम द एंशिएंट फिलोसोफर, प्राचीन दर्शन शास्त्री, उनसे रेफरेंस लिया है बिकॉज ही वांट्स टू डिस्क्राइब, क्योंकि वो डिस्क्राइब, वर्णन करना चाहते हैं द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एंड शो द। अब इसमें ये चीज़ नहीं है, मैं बता दूं आपको। अरस्तु ने कहा है कि हैप्पीनेस किसे कहते हैं। उन्होंने कहा है हैप्पीनेस का मतलब छुट्टियां होती हैं क्या? आपको छुट्टी दे दी जाए तो आप हैप्पी हो क्या? अच्छा, हैप्पीनेस का मतलब अलाउंसेस, इनकम होती है क्या? नहीं। अच्छा, हैप्पीनेस का मतलब घूमना फिरना होता है क्या? उन्होंने कहा है कि हैप्पीनेस, प्लेजर मीन्स अनएंडिंग रेगुलर कंटिन्यूअस एक्टिविटीज। लगातार हम अपना काम में बिजी रहें, इससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। ये डिफाइन किसने किया है? एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने। इज इट ओके? Discuss the essay in terms of its language, purpose, subject, point of view, and mode of writing. The essay "What I Require from Life" is written by J.B.S. Heldon. This essay is written in simple language, lucid, comfortable, लचीली language. The writer put his ideas related to socialism. इसमें socialism, समाजवाद की बात हो रही है. He describes himself as a socialist. Writer अपना आप को समाजवादी, socialist मानता है. As a socialist, his main purpose was to अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास पीपल। समाजवादी सोशलिस्ट के रूप में वो गरीब मजदूरों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए वर्क कर रहे हैं, इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं। ही इज अगेंस्ट कैपिटलिज्म, वो कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवादिता, अमीरों के अमीर बनने के खिलाफ हैं। हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उनका दृष्टिकोण है, कैन बी ऑब्जर्व्ड एज ए सोशल क्रिटिक, वो एक सामाजिक आलोचक के रूप में है। He writes this essay in descriptive mode, एक विवरणात्मक रूप में लिखा है इन्होंने ऐसे, but later on he also explains his political arguments to persuade his readers। लेकिन लास्ट में वो क्या कर रहे हैं? वो पॉलिटिकल, राजनीतिक दृष्टिकोण भी उन्होंने बताए हैं। Why does the writer demand security? लास्ट में एक सिक्योरिटी का पॉइंट भी इसमें क्या है? The writer demands security, वो कहते हैं कि हमें सुरक्षा भी चाहिए। राइटर क्या कह रहा है? J.B.S. हेल्डन, जिंदगी जी रहे हैं हम, दरा के जंगलों में से गुजर रहे हैं, मान लीजिए, सुनो, और दरा के जंगलों में क्या है बेटा? लुटेरे आ गए और वो हमसे प्लंडरिंग कर रहे हैं। प्लंडरिंग बोलते हैं लूट को, हमारे लट चला रहे हैं, लूटते हैं ना, कारोबारों को रोक लेते हैं, पत्थर लगा के पंक्चर कर देते हैं। तो पुलिस होती है तो अच्छा लगता है हमें, जंगलों में पुलिस मिल जाए, जीप, कॉन्फिडेंस आता है, फियर फैक्ट दूर होता है हमारा, एक अच्छी फीलिंग आती है, पुलिस आ गई, सुरक्षा हो गई, सिक्योरिटी हो गई। द राइट, अब भाई जो बाहर के लोग हैं, गैंगस्टर्स, ये तो अपन जानते हैं बदमाश लोग हैं, तो अपनी तरफ से बदमाशों से तो बदमाशी निपटेगा ना। तो अपनी तरफ से कौन दादा है? कोई भी नहीं है। तो अपनी तरफ के जो लोग हैं, अच्छे दादा कौन है? पुलिस, मिलिट्री। ये पुलिस, मिलिट्री, अभी अपन किसी दादा से हेल्प मांगे तो थोड़ी देगा, और देगा तो उसकी वसूली करेगा। लेकिन अपने लिए कौन दादा है जो अच्छा है, जो नियमों से है,
एक कानून से अपनी दादागिरी करेगा अपने लिए, उन दादाओं से दादा निपटेंगे ना यार। तो अपनी तरफ से दादा होती है पुलिस, उन दादाओं की तबीयत ठीक कर देती है। मिलिट्री अपनी तरफ की दादा है, जो दुश्मन सेनाओं की, दुश्मन देश की तबीयत ठीक कर देती है। अपन तो नहीं निपट सकते ना दादाओं से, तो अपन को दादा किसी से हेल्प मांगेंगे तो कौन अपनी हेल्प करेगा? दादा तो पूरा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अपनी तरफ की दादा कौन है बेटा? पुलिस। वो उन दादाओं से निपट लेती है, तबीयत ठीक कर देती है उनकी। दादाओं के पास पिस्तौल है तो पुलिस के पास भी पिस्तौल है, अपने पास कहाँ है? अपन तो नहीं निपट सकते उनको। तो अपनी तरफ से दादा कौन होती है? पुलिस। इसलिए पुलिस का हमेशा सम्मान करें, रिस्पेक्ट। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ पुलिस का। अपनी तरफ से एक ही तो दादा है यार। अपने साथ कोई गुंडागर्दी करेगा तो अपन के साथ कौन दादा खड़ा हुआ है? पुलिस। तो अपन को उनको सम्मान करना चाहिए, उनको माला पहनाना चाहिए, उनका सम्मान करें। उनके बच्चे आएँ तो उनसे सॉफ्टली डील करें अपन स्टाफ। कि पुलिस एक ऐसी चीज़ है जिससे अपन को सुरक्षा मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। जेबीएस हेल्डन एसेस्ट निबंधकार उसी सुरक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द राइटर डिमांड्स सिक्योरिटी। राइटर कह रहा है कि सुरक्षा होना चाहिए हमारी, बिकॉज द राइटर एंटर्स इन हेरोइक एज। वो बहुत हेरोइक एज से मतलब है यहाँ पे मार धाड़ वाली एज चल रही है। During his youth, at the time of the World War, and he wants to save the lives of human beings in such critical conditions, so the other ones do not suffer from such a problem as he suffers. वो कह रहा है कि जब मैं आया तो हेरोइक एज थी, बहुत मार धाड़ होती थी, स्कूलों में लड़ाई, कॉलेजों में लड़ाई। मैं चाहता हूँ कुछ सुरक्षा हो, सिक्योरिटी भी मुझे चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। बस थोड़ा सा फिनिश करने वाले हैं अपन। रेफरेंस ये द सेटिस्फैक्शन ऑफ एडवेंचर इज समथिंग मस्ट मोर सॉलिड देन ए थ्रिल। तो इफ़ ये जो है ये देखें आप, एक देन ए थ्रिल, ये एक्सप्लेनेशन है आपका रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। अगर ये लाइंस इस तरह से आती हैं तो किस तरह से करेंगे, मैं पीडीएफ में आपको नोट्स भी दूंगा, पहले देख लें। इफ़ वी शुड इन्वॉल्व इन एडवेंचरस वर्क ड्यू टू आर डिजायर, देन वी शुड गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इट, नॉट फियर। अगर हम रोमांचकारी रिस्क वाले एडवेंचरस कार्यों में इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर हमें डरना भी नहीं है, इसको एंजॉय करना है, फियर नहीं रखना है। सो द सेटिस्फैक्शन ऑफ एडवेंचर इज समथिंग मच मोर सॉलिड देन अ थ्रिल। और थ्रिल तो बोलते हैं बेटा एक्साइटमेंट, और एडवेंचर बोलते हैं रोमांच। थ्रिल से कुछ ज़्यादा होता है रोमांच, एडवेंचर। ये बात मैंने समझा भी दी आपको। आई वॉन्ट द वर्कर्स टू सी द फ्रूट ऑफ देयर ओन वर्क। मैं चाहता हूँ कि वर्कर्स काम करें और उस कठिन काम का, हार्ड वर्क का उनको फ्रूट यानी कि इनाम या परिणाम, रिजल्ट भी मिले, अच्छी इनकम भी मिले। नॉट इन प्रॉफिट फॉर अदर्स बट इन देयर ओन एंड देयर फ्रेंड्स वेल बीइंग। नॉट प्रॉफिट फॉर अदर, ऐसा नहीं हो काम तो आप कर रहे हैं मजदूर और उसका प्रॉफिट किसी और को मिल रहा है। खेती आप कर रहे हो और मालिक 90% जो है मुनाफा। अरे भाई, आप उस किसी आदमी की ज़मीन आपने ले ली, आप फसल उगा रहे हैं, आपने फसल बहुत अच्छी कर ली, आपकी ज़मीन नहीं थी, पर एक उचित रेशो होता है यार पार्टनरशिप का। ऐसा थोड़ी 80% तो ज़मीन वाला रखेगा और मजदूर 20% में ही, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। 50-50% तो 40-60 हो जाए चलो, पर ऐसे थोड़ी होगा यार कि 10% मिलेगा आप मजदूर को तो बाकी 90 ज़मीन वाला, ये तो अनफेयर है। आई वांट द वर्कर्स, मैं चाहता हूँ कि वर्कर्स को उनका प्रॉफिट मिले। ऐसा नहीं काम वर्कर कर रहे हैं, प्रॉफिट कोई और ले जाए फॉर अदर्स, बट इन देयर ओन, उसका प्रॉफिट देयर मतलब लेबर्स, उनको खुद को मिले, एंड देयर ऑन फ्रेंड्स वेल बीइंग। हियर इन द ऐसे राइटर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज ए सोशलिस्ट। मेन पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पे राइटर एक समाजवाद सोशलिस्ट के रूप में है। ही थिंक्स ऑफ हिज फ्रेंड्स लिविंग हैप्पीली एज हिम, वो चाहता है कि वो भी हैप्पीली रहे, साथ में उसके मित्र भी हैप्पीली रहें। ही सजेस्ट टू द वर्कर टू वर्क हार्ड, वो कहता है कि वर्कर से कहता है कि वर्कर तुम भी हार्ड वर्क करो, ऐसा नहीं काम चोरी नहीं करना है अपन को, टू गेट द बेस्ट फ्रूट ऑफ देयर ओन वर्क। और फिर इनकम भी फुल लो, आप कम इनकम भी नहीं लेना है, कम काम भी नहीं करना है, हार्ड वर्क करो, इनकम भी अच्छी लो। नॉट इन प्रॉफिट्स फॉर अदर्स, और ध्यान रखना ऐसा ना हो वर्कर्स कि तुम हार्ड वर्क करो और तुम्हारे हिस्से का मुनाफा कोई और उड़ा ले जाए। इतने भी अलर्ट रहना, अटेंटिव रहना। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स दैट वर्कर्स शुड वर्क फॉर देयर प्रॉफिट एज वेल एज देयर फ्रेंड्स, नॉट फॉर द ओनर। वर्कर्स से कह रही हैं कि आप हार्ड वर्क करें और अपने प्रॉफिट्स को लेके भी सेंसिटिव रहें, आप प्रॉफिट आपको भी मिले और आपके फ्रेंड्स को भी मिले जो वर्कर्स हैं। इन हिज ओपिनियन, राइटर की ओपिनियन में वर्कर्स एम्प्लॉई वर्कर होते हैं और एम्प्लॉयर क्या होता है, इफेक्टिव मालिक, नौकरी देने वाला। हैव कंट्रोल ओवर द कंडीशन ऑफ वर्क,
एंड द वर्क प्लेस। और वो कह रहे हैं कि जो काम कैसे किया जाता है ये आप ऑनर की तो एक लिमिटेड वे में सुनना, आप जानते हो काम, वो थोड़ी जानता है। अब वर्कर वो ऑनर कह देगा कि नहीं आप काम कीजिए 6 की जगह 10 घंटे, फैक्ट्री में थकान से नींद आ गई, चक्कर आके गिर गया, हाथ कट गया वर्कर का, तो कौन जिम्मेदार है? हर डिमांड्स मालिक की नहीं माननी है। एक ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन भी होना चाहिए। वर्क प्लेस को आप कंट्रोल करो, मुनाफा कमा के दे रहे हो आप मालिक को, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्री मालिक नाजायज़ आपसे काम करा रहा है। थकान आ गई, चक्कर आ गया, गिर गया मशीन पे, मर गया, वर्कर कौन जिम्मेदार? या उसके कोई हाथ कट गया, पैर कट गया, उंगली कट गई, तो उस पर कंट्रोल वर्कर का होना चाहिए, सब इतने ही काम होगा। ठीक है। वर्कर्स मस्ट गेट वेजेस, वेजेस मीन्स मजदूरी, वर्कर्स को मजदूरी मिलना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद देयर कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी, जिस तरह का उनका काम है उस तरह से मजदूरों को प्रॉपर वेजेस, प्रॉपर रेम्यूनरेशन, प्रॉपर एमलमेंट्स, प्रॉपर मेहनताना, पूरा पारिश्रमिक, मजदूरी उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मजदूर कर रहे हैं और उनका मुनाफा फैक्ट्री मालिक ज़्यादा उड़ा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब। इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवादिता। इसका अंत चाहता है वो राइटर एसेइस्ट जेबीएस हेल्डन। तो ये मेन पॉइंट्स हैं ज़िंदगी जीने के लिए। उन्होंने क्या बताया यहाँ पर, राइटर का रोल क्या है एज ए सोशलिस्ट, और क्या चीज़ें उन्होंने आवश्यक बताई ज़िंदगी जीने के लिए। सबसे पहले वर्क हो, वर्क भी हार्ड हो, फिर उसकी इनकम भी शानदार हो, फिर वर्क स्थल यानी कि ट्रांसफ़र वगैरह चॉइस भी आपके पास की हो, कहाँ काम करना है, स्थान भी आपकी चॉइस का हो, और फिर क्या है बेटा, हेल्थ हो। हेल्थ का मतलब बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि मानसिक हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, और सामाजिक सोशल हेल्थ हो। फिर उन्होंने कहा फ्रीडम हो बोलने की, आपको जो जो तकलीफ है आप बोल सकें, डर के ना रहें वर्क प्लेस पे कहीं पे भी। और फिर जो है उन्होंने कहा है कि फ्रेंडशिप भी होना चाहिए। फिर रोटी कपड़ा और मकान, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर भी हो। फिर साथ में एक मकान हो, मकान में एक कमरा हो, कमरे के अंदर किताबें हों, साथ में शहर जहाँ रह रहे हैं पास में नदी हो, थोड़ा बीच भी हो तो अच्छी बात है। ये आवश्यक नहीं है पर हो जाए तो अच्छा है। बीच और रिवर का पॉइंट याद रखना। साथ में जो है आपके एक खुश हैं और साथ में हेल्थ भी हो, सुरक्षा भी हो, सिक्योरिटी भी हो, और साथ में ये सब चीज़ें खुद ही को नहीं मिले, उनके फ्रेंड्स को भी मिलना चाहिए, और अंत में हंसते हंसते मर जाएं। डेथ भी चॉइस की हो, सुकरात जैसी, सोक्रेटिस की जैसी डेथ हो, क्योंकि सोक्रेटिस डाइड टेलिंग ए जॉक, हिज लास्ट वर्ड्स वर जॉक्स। सोक्रेटिस के आखिरी शब्द उसके चुटकुले थे, हंसते हंसते उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए जान दे दी। ये एक ऐसे है बेटा, इसमें कैपिटलिज्म का अंत हो, समझ गए आप लोग, और वर्कर्स का कंट्रोल हो पूरे फैक्ट्री पे। या फैक्ट्री से मतलब ये है कार्यस्थल, ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, कोई दूसरा अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ भी कोई काम करते हैं कर्मचारी, उनका होल्ड होना चाहिए। यूँ नहीं मालिक ही बस डोमिनियर कर रहा है, हावी हो रहा है, सब लोग वर्कर्स का वहाँ पे कंट्रोल हो। ये देखते अगर कैपिटलिज्म का अंत हो जाए और साथ में वर्ग भेद भी हो, ऐसा नहीं है समाज में सवर्ण अलग और दलित के बीच में फ़र्क चल रहा है, लड़ाई चल रही है, दंगे चल रहे हैं, गृह युद्ध, सिविल वार हो रहे हैं, और साथ में क्या है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आप उन्होंने बोला है, क्या बोला है इसको, लिंग भेद, वो भी नहीं होना चाहिए। मेल फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, जितने जॉब अपॉर्चुनिटी मेल को उतनी फीमेल को भी मिले, जितनी प्रॉपर है। अब आज देखते हैं ना अपन फिल्मों में, शाहरुख खान की फ़ीस कितनी होती है फिल्म करने की, 25 करोड़, सलमान खान की ऐसे ही कुछ 20-25 करोड़, अजय देवगन की 12 करोड़, अक्षय की 8 करोड़। तो ये बड़े बड़े हीरो हैं, इनकी क्या होती है, किसी की 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़। और हीरोइंस जो हैं टॉप की, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, इनकी क्या फ़ीस होती है, 4 करोड़, 5 करोड़। फिल्मों में डिफरेंस है। अरे जितनी हीरो की हो उतनी हीरोइन की होना चाहिए, रोल तो दोनों प्ले कर रहे हैं, बल्कि रोल भी बराबर होना चाहिए। हीरोइन का रोल और कम कर देते हैं, लेस इंपॉर्टेंट, वो भी उसके साथ जाती है, इनजस्टिस है हीरोइन के साथ। नायिका प्रधान फिल्में क्यों नहीं बन सकती, या इक्वल रोल वाली क्यों नहीं बन सकती? आपकी फिल्मों में हीरो ही 70% डोमिनेट क्यों करता है स्क्रीन के ऊपर, और वही फीस क्यों लेता है? ये आपका क्या है, ये सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है, सेक्स सब्जुगेशन है कि नहीं है? सेक्स सब्जुगेशन का मतलब लिंग भेद, मेल फीमेल में फ़र्क, और वर्ग भेद का मतलब
ये सवर्ण और दलित का, ये सब समाप्त होना चाहिए, कैपिटलिज्म समाप्त हो और साथ में वर्कर्स का कंट्रोल हो जाए अपने वर्क प्लेस के ऊपर, ये सब चीज़ें हो जाएं। तो ये सब क्या है, रिक्वायरमेंट है। JBS हेल्डन कह रहे हैं मुझे ज़िंदगी जीने के लिए सब चीज़ें चाहिए। आई नीड ऑल दीज थिंग्स दैट आई हैव मेंशन्ड हियर इन ऑर्डर टू लीड ए हैप्पी लाइफ। मुझे ज़िंदगी जीने के लिए ये नीड्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं, तो मैं खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीऊँगा भी और ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में, लास्ट मोमेंट्स में सोक्रेटिस की तरह हंसते हंसते मरूंगा भी और मरने के बाद भी प्रसन्न रहूँगा, मेरी आत्मा संतुष्ट रहेगी। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एसेइस्ट JBS हेल्डन, और टाइटल है इस ऐसे का, व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ। एंड नाउ it's time to introduce myself here. Let me introduce myself here. Okay, this is Professor Parvez Englishwala from Kota, and I'll present the entire course of semester 2 English Literature, University of Kota, examination 2024. This is the third essay that I am presenting here and uploading on the YouTube entirely freely for all the students sitting in the adjoining areas as well. Okay, तो आप एंजॉय कीजिए, इनके PDF के नोट्स हम आपको दे देंगे। आप चाहें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स को मैं पूरा रिप्लाई करूंगा, उनका सलूशन दूंगा। और आप चाहें तो नंबर भी नोट कर लीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अभी स्क्रीन पे है नहीं, 9829320718 एक और नंबर है। ओके, लेट मी राइट डाउन, मैं लिखे देता हूँ यहाँ पे माई मोबाइल नंबर। चैनल का नाम आप देख लें पहले तो, ये सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल का नाम है प्रोफेसर परवेज इंग्लिशवाला कोटा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा, नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियोस डालेंगे नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा मोबाइल पे, और आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चैनल का नाम मैं फिर रिपीट किए देता हूँ, प्रोफेसर परवेज इंग्लिशवाला कोटा। I am an assistant professor in English literature in a government college, Rajasthan. Okay, and in fact लाइक भी कर लें प्लीज़ आप, और शेयर भी कर लें, और बेल भी बजा दें ताकि आपको बेल से सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो ये काम आप कर लीजिए, बस इतना ही तो करना है आपको, बाकी तो आपको सब फ्रीली मिल रहा है इसके अंदर। और सारा कोर्स आई विल जस्ट अपलोड द एंटायर कोर्स फॉर लिटरेचर, BA फर्स्ट सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, MA प्रीवियस, ऑल द 45 बुक्स है उसके अंदर। वो आपके फैलेसीज, पोइट्री एप्रिसिएशन, प्रोस एप्रिसिएशन, आपके ग्रामर सेक्शन फॉर MA प्रीवियस, लिटरेचर फॉर MA फाइनल ईयर, बैटल ऑफ द बुक्स, स्कॉलर जिप्सी, द वेस्टलैंड, ये सब पढ़ाने वाला हूँ मैं इसके अंदर आपको। और सारा मैक्सिमम जो है, आई एम ऑल्सो हैविंग द एगालिटेरियन थॉट्स, आल्ट्रुइस्टिक, परोपकारी विचार। तो आपको तो करना केवल ये है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी कह दीजिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी का बेनिफिट हो फ्रीली में। और फिर आप जो है इसको शेयर भी कर लें, लाइक भी कर लें, तो हमें भी एनकरेजमेंट, उत्साह मिलेगा, और आगे वीडियोज़ हम आपके लिए अपलोड करेंगे। और मैं पूरा कोई 5-7 मिनट का नहीं कर रहा हूँ, पूरा लेक्चर जो क्लासरूम लेक्चर है वो मैं आपका कर रहा हूँ। सारे वीडियोस मेरे मिलेंगे आपको 1.5 घंटे के, 1.25 घंटे के, 1 घंटे के, कंप्लीट लेक्चर है। यूट्यूबर टाइप काम नहीं है हमारे यहाँ कि 3 मिनट का कुछ बताया, टेंस वेंस, 5 मिनट के अंदर कुछ फ्रेजल वर्ब्स बता दी। हाँ नहीं, हमारे सारे वीडियोज़ आपको कोई 1 घंटे 40 मिनट का मिलेगा, कोई 1 घंटे 35 मिनट का, कोई 1 घंटे का। तो कंप्लीट क्लासरूम पैकेज है। आप बैठेंगे मेरे इस लेक्चर को लेके बैठे, नोट्स भी बना लिया कीजिए आप लोग, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। चाहे आप गांव में बैठे हैं, खेतों में बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हैं आप। इवन बड़े शहर कोटा में भी बहुत टीचर्स अवेलेबल नहीं है लिटरेचर के, मुझे पता है, तो मैंने MPhil वहीं से किया है। वहाँ पे 1-2 टीचर्स थे पहले, अब ज़्यादातर टेक्स्ट वगैरह पढ़ाने वाले टीचर बहुत कम है वहाँ, नोट्स वोट्स समझा देते हैं, या मैं आपको जो है पूरी प्रिपरेशन डिटेल्ड स्टडी करा रहा हूँ। तो प्लीज़ एक बार फिर मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, सब्सक्राइब आप कर लें। चैनल का नाम है प्रोफेसर परवेज इंग्लिशवाला कोटा। प्लीज़ डू मी दिस फेवर, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर लें, और बेल बजा दें। अब देखें आप मेरा मोबाइल नंबर, मैं चैनल का नाम बता रहा हूँ आपको, PROF.P capital RVEZ, then E capital
इंग्लिश वाला, ओके, प्रोफेसर परवेज इंग्लिश वाला, देन के कैपिटल कोटा। मोबाइल नंबर नोट कर लें 9829320718। PDF के लिए आप मुझे अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, नोट्स वोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। एक और है 8905064256। ये दोनों मोबाइल नंबर मेरे हैं, आप चाहें तो नोट कर लें इसको। ये 2078 पे मैं ज़्यादातर अवेलेबल रहता हूँ, कई बार ये फ़ोन मैं उठा नहीं पाता हूँ, ये वाला 4256 एंडिंग वाला, तो ये प्रिफर करें आप अभी 9829320718। अब अभी जो ये नाइट क्लासेस हैं, इट इज़ ऑलरेडी आई थिंक 9:30 PM, रात के 9:30 बजे चाहते हैं, 9:30 बज गए हैं रात के। एंड in fact that's enough for today, and we can meet in the next lecture. Till then, thanks, have a nice night. Okay, bye bye.